हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। अभय इंद्र एन की रिसर्च सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 को आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है मेजर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट बाय ऑड्स एंड रिस्क। इसमें की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में देखिए रेट, रिस्क, हजार्ड एंड ऑड्स, इंसिडेंस और प्रेवलेंस के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन ईयर, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक्लीहुड रेशियो, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी, बेस रूल के बारे में पढ़ेंगे, आरओसी कर्व, relative risk and odds ratio, attributable risk, population attributable risk and relative risk reduction और number needed to treat। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन इसमें देखिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और रेदर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है कि किसी भी अनसर्टेनिटी को जब आप मेजर करते हैं, कोई भी अनिश्चितता को जब आप मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी में आ जाइए पेज नंबर 213 में, रेट, रिस्क, हजार्ड एंड ऑड्स पर। सबसे पहले देखिए रेट एंड रेशियो जो लिखा है उसमें सबसे पहली लाइन देखिए, रेट इज़ अ मेजर ऑफ रैपिडिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ पॉपुलेशन। तो कोई भी पॉपुलेशन में कोई भी इवेंट कितनी बार अकर हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी अकर हो रहा है, उसको हम रेट बोलते हैं। इसी में फोर्थ लाइन देखिए, रेट इज़ द फ्रीक्वेंसी और the number of event that occur in a defined period of time by divided by the population at risk for that event during that period। एक डिफाइंड पीरियड जब आप ले लेते हैं, मान लीजिए 1 साल ले लिया, तो उस 1 साल में कितनी बार जो है इवेंट हो रहा है उसको आप जो है पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन रिस्क पर है उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा रेट। फिर इसी में देखिए जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, रेशियो इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन आइटम कंपेयर टू अनदर। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है फ्रीक्वेंसी का एक आइटम से दूसरे आइटम के लिए। फिर रिस्क एंड हजार्ड में देखिए आप इसमें सेकंड लाइन, रिस्क इज़ द चांस दैट अ पर्सन विदाउट द डिसीज विल डेवलप द डिसीज इन ए डिफाइंड पीरियड। रिस्क मतलब क्या होता है? किसी को कितना रिस्क है कोई भी डिसीज़ डेवलप करने का, मतलब उसमें ये डिसीज़ हो जाएगी, उसको कितना रिस्क है। तो आप इसकी ये छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है, वो हम डेली लाइफ में भी हम रिस्क जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। फिर इसी में आ जाइए पेज नंबर 214 पर, हैज़ार्ड लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड लाइन, हैज़ार्ड कैन बी अंडरस्टूड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डेथ। मतलब रेट ऑफ डेथ, कितनी रेट है डेथ की, या फिर पॉपुलेशन में कितनी जो है लोगों की डेथ हो रही है, इंस्टेंटेनियस डेथ हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी हो रही है, या फिर इंस्टेंटली डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे हैज़ार्ड। इसमें आगे देखिए, इट इज़ समटाइम कॉल्ड द फोर्स ऑफ मॉर्टिलिटी फॉर डेथ, फोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी फॉर इल हेल्थ एंड फोर्स ऑफ इवेंट अकरेंस इन जनरल। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आप मॉर्टिलिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, मतलब डेथ के टर्म्स में देख रहे हैं, तो हो जाएगा फोर्स ऑफ मॉर्टिलिटी। अगर आप इल हेल्थ के टर्म्स में देख रहे हैं तो फोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी है हमारा हज़ार्ड का नाम। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। फिर ऑड्स में आ जाइए आप नीचे। इसमें ऑड्स में देखिए सबसे लास्ट लाइन, ऑड्स आर जनरली कैलकुलेटेड फॉर एन एंटीसीडेंट रेदर देन एन आउटकम। इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ऑड्स जो है वो जनरली एंटीसीडेंट पे काम करते हैं, मतलब एंटीसीडेंट से ही कैलकुलेट किए जाते हैं, आउटकम से कैलकुलेट नहीं किए जाते। एंटीसीडेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले चैप्टर्स में आप एक बार देख सकते हैं। फिर है इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंस में देखिए सबसे पहले थर्ड लाइन, अ पॉपुलर मेजर ऑफ रिस्क इज इंसिडेंस। अब आप रिस्क को जब भी किसी पॉपुलेशन में रिस्क को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। इसी में आगे देखिए, रिस्क इज जनरली स्टेटेड पर पर्सन वेयर एज इंसिडेंस एज परसेंट पर थाउजेंड और इवन पर मिलियन इफ इट इज़ वेरी स्मॉल। अब रिस्क हम क्या देखेंगे? पर पर्सन रिस्क देखते हैं, जैसे इस आदमी को डायबिटीज़ होने का ये रिस्क है, या फिर इस आदमी को हाइपरटेंशन होने के ये रिस्क हैं। लेकिन इंसिडेंस आप क्या देखेंगे? एक परसेंटेज में देखेंगे, या फिर एक बड़ी पॉपुलेशन में देखते हैं, पर थाउजेंड होता है इंसिडेंस, या फिर पर मिलियन होता है, इस तरीके से होता है हमारा इंसिडेंस। मतलब अगर बड़ी पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं तो हो जाएगा हमारा इंसिडेंस रेट। इसके बाद आ जाइए आप 215 पेज पर, सेकेंड पैराग्राफ में देखिए थर्ड लाइन, द पीरियड बिटवीन द एक्सपोजर एंड सब क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड इंडक्शन पीरियड। अब यहाँ पे 2 पीरियड दे रखे हैं, एक तो इंडक्शन और एक लेटेंट। तो जो पीरियड आपका एक्सपोजर और सब क्लिनिकल अपीयरेंस जब आएगी, मतलब क्लिनिकल से पहले वाली अपीयरेंस, तो होता है हमारा इंडक्शन पीरियड। एंड द पीरियड बिटवीन सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूर्व रूप जब आपके आते हैं, आपने मतलब निदानों का सेवन करा, या फिर निदानों से जो है व्यक्ति मतलब जो भी एक्सपोजर मिला उसको, या फिर निदान मिले, उससे लेकर आपके जब तक पूर्व रूप आते हैं वो हो जाएगा हमारा इंडक्शन पीरियड। और उसके बाद पूर्व रूप से लेकर जब तक आपके लक्षण या रूप आते हैं वो हो जाएगा हमारा लेटेंट पीरियड। तो इसको आप इतना याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है नहीं। फिर नीचे देखिए प्रिवलेंस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसीज़। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ मतलब आपका डिसीज़ जो है कितना फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रिवलेंस। कितना प्रिवलेंट है आपका डिसीज़ जो है उसको हम बोलते हैं प्रिवलेंस। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 216 पेज पर।
सबसे पहले लाइन देखिए, प्रिवलेंस इज एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर क्रॉनिक कंडीशन एंड नॉट फॉर द एक्यूट डिसऑर्डर। प्रिवलेंस हम कब देखते हैं? जब क्रॉनिक कंडीशन होती है, मतलब एक बहुत टाइम से अगर कोई कंडीशन चल रही है उसके लिए हम प्रिवलेंस देखते हैं। एक्यूट कंडीशन के लिए प्रिवलेंस नहीं देखी जाती। फिर इसी में देखिए, प्रिवलेंस काउंट ऑल एग्जिस्टिंग केसेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज इंसिडेंस काउंट न्यू केसेज अराइजिंग इन अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज पर मंथ और पर ईयर। इंसिडेंस इज द इनफ्लो एंड प्रिवलेंस इज द स्टॉक। अब देखिए, इसमें इंसिडेंस और प्रिवलेंस के बीच में जो है आपका डिफरेंस बता रखा है कि प्रिवलेंस जो है हमारा पूरे केसेस को काउंट करता है आपके गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इंसिडेंस क्या करता है? आपके जो नए केसेस आए हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। मतलब इसमें देखिए बहुत अच्छी लाइन लिख रही है, इंसिडेंस इज द इनफ्लो एंड प्रिवलेंस इज द स्टॉक। तो जो स्टॉक में जो आपका मैटर पड़ा हुआ है वो है हमारा प्रिवलेंस, और इंसिडेंस मतलब कोई नई आपकी चीज़ आई है वो हो जाएगा हमारा इनफ्लो। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्टोर रूम है, स्टोर रूम में आपके पास लाइब्रेरी है। अगर आपके पास लाइब्रेरी में पहले से 100 बुक प्रेजेंट है आपकी लाइब्रेरी में, तो वो हो जाएगी हमारी स्टॉक, मतलब प्रिवलेंस है हमारा 100 बुक का। और इंसिडेंस मतलब मान लीजिए आपने 2 बुक मंगाई कोई, आपके पास लाइब्रेरी है पूरे जो चरक की लाइब्रेरी है आपकी, ठीक है, चरक की आपकी 100 बुक्स हैं, तो वो हो जाएगा हमारा स्टॉक। और फिर अगर आपने 2 बुक और मंगाई चरक की 1 मंथ में, तो वो हो जाएगी हमारी इंसिडेंस। तो इंसिडेंस हो गया हमारा 2, और प्रिवलेंस है हमारा जो पहले से मौजूद हमारा स्टॉक है वो है हमारा प्रिवलेंस। इसी में देखिए नीचे एक जो है इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़। तो प्रिवलेंस और इंसिडेंस में जो है आपका इन्होंने एक वो भी बता दिया है रिलेशन, कि प्रिवलेंस जो होता है वो होता है इंसिडेंस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज़। इसी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है सेकंड, इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन जो है लास्ट में, प्रिवलेंस कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये हमने बिलाल पढ़ते वक्त भी देखा था कि प्रिवलेंस जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है, या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा आप जो है प्रिवलेंस जो है डिसीज़ की देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 217 पर। ये जो प्रिवलेंस और क्रॉस सेक्शन स्टडी है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं मोस्टली एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन तो प्रिवलेंस क्रॉस सेक्शन स्टडी और इंसिडेंस के ऊपर आता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवलेंस और इंसिडेंस। इसके बाद है ये पेज नंबर 217 पर, इसी में सेकंड पैराग्राफ देखिए ऊपर, वन स्पेशल प्रोबेबिलिटी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिसिन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए मेडिसिन में जो यूज प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हेन अ पेशेंट कम्स विद सर्टेन कंप्लेंट, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज फॉरवर्डेड इन द लाइट ऑफ दोज कंप्लेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस इज कंडीशन ऑन द टाइप ऑफ कंप्लेंट। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो आपको जो भी अपने सिम्टम बताता है उसके हिसाब से आप एक रफ डायग्नोस बनाते हैं कि इसका जो है इसको ये डिसीज़ है या फिर इसको ये डिसीज़ हो सकता है, जिसको हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बोलेंगे। तो जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो उसको हम बोलते हैं कंडीशनड, मतलब कंडीशन डायग्नोसिस, या फिर जो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको ये डिसीज़ होने की, तो हो गया हमारा कंडीशन के ऊपर जब आप प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको ये डायग्नोसिस होने की, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसलिए मेडिसिन में सबसे ज़्यादा जो है एक्सटेंसिवली यूज जो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेडिसिन में यूज़ होता है। इसके बाद देखिए सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। If ECG is positive in 80% of known cases of MI, the sensitivity of this test is said to be 80%. A test is 90% specific if it is negative in 90% of the subject not suffering from the disease in question. इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का डिफरेंस। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है या फिर आपकी जो कोई भी चीज़ है वो आपकी कितनी सेंसिटिव है आपकी डिसीज़ को लेकर। और स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि आप एक ये मान लीजिए सेंसिटिविटी के ऊपर लिख लीजिए पॉजिटिव और स्पेसिफिसिटी के ऊपर लिख लीजिए आप नेगेटिव। अब जो आपके टेस्ट 80% पॉजिटिव आया, मान लीजिए आपके पास 100 पेशेंट हैं और 100 में से आपका जो है 80 लोगों पे जो MI, मान लीजिए कोई MI के केसेस हैं और 80 लोगों पे आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि उनको MI है और उनको 80% लोगों को पॉजिटिव ECG आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो ECG है वो 80% सेंसिटिव है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई टेस्ट आपने करा और वो नेगेटिव आ रहा है। मान लीजिए आपने कोई भी टेस्ट ले लीजिए, टाइप विडाल टेस्ट ले लीजिए आप, इसमें एग्जांपल आपने 100 लोगों पे विडाल टेस्ट करा और वो 90 लोगों पे बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। तो इस जो आप नेगेटिविटी देखते हैं, जो आप नेगेटिव वाला जो देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो 90 पेशेंट है वो आपके सफ़र नहीं कर रहे हैं टाइफाइड से, तो वो हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक टेस्ट हो जाएगा। विडाल टेस्ट जो है स्पेसिफिक टेस्ट है टाइफाइड के लिए, जो नेगेटिविटी दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव है वो जिन लोगों को टाइफाइड नहीं है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फोर्थ लाइन,
Note that sensitivity and specificity can be evaluated only when the disease status of the patient is known. अगर आपको डिसीज स्टेटस, हाँ ये तो अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि 100 लोगों को टाइफाइड है, या फिर आपको ये पता है कि इन 100 लोगों को टाइफाइड नहीं है, तभी आप उसको जो है उसकी स्पेसिफिसिटी या फिर उसकी सेंसिटिविटी आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। अब आप एमआई के पेशेंट लेकर आएंगे तभी तो आपको सेंसिटिविटी पता चलेगी किसी की ईसीजी की सेंसिटिविटी कितनी है। या फिर अगर आप नेगेटिव जो है विडाल मतलब जिनको टाइफाइड है ही नहीं, उन्हीं पेशेंट पे आप टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि टेस्ट जो है आपका कितने पेशेंट में नेगेटिव मतलब जो है करेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है कि आपका जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है। फिर इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म और रूल आउट द डायग्नोसिस बिफोर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर इवेल्युएटेड। एक गोल्ड स्टैंडर्ड पहले से आपका सेट होता है किसी भी डिसीज़ के लिए कि इस डिसीज़ में ये वाला टेस्ट अगर आप करेंगे तो वो वाला टेस्ट आपका इतना सेंसिटिव होगा या फिर इतना स्पेसिफिक होगा इस डिसीज़ के लिए। फिर आगे इसी में देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है इसी का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का, a case control study is needed to be evaluated to evaluate sensitivity and specificity of a test, whereas case are those confirmed with disease and controls are confirmed without disease. अब देखिए इसमें केस कंट्रोल स्टडी अगर आप कर रहे हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए तो उसमें जो होगा जो केसेस हैं जिनको मतलब डिसीज़ है और एक कंट्रोल हो जाएगा ग्रुप जिनको हमारा डिसीज़ नहीं है। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम दोनों चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। देखिए जहाँ पर आपका कंफर्म डिसीज़ है वहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाएगा, और जहाँ पे डिसीज़ है ही नहीं मतलब जो कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे आपका स्पेसिफिसिटी वाला टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आपको नेगेटिव टेस्ट दिखाना है इसमें। तो सेंसिटिविटी के ऊपर आप लिख लीजिए पॉजिटिव और स्पेसिफिसिटी के ऊपर आप लिख लीजिए नेगेटिव, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि सेंसिटिविटी जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए होता है कि कौन सा टेस्ट कितना पॉजिटिव आ रहा है कितने लोगों में, और स्पेसिफिसिटी होता है कि कितना नेगेटिव आ रहा है आपका टेस्ट कितने लोगों में। फिर इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 219 पे, बेस रूल। बेस रूल में सिर्फ आप साइड में लिख लीजिए टू इवेल्युएट प्रिडिक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस रूल आपसे रूल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बेस रूल कहाँ यूज़ होता है। तो प्रिडिक्टिविटी को इवेल्युएट करने के लिए आप जो है बेस रूल लगाएंगे। इसमें पढ़ते हैं हम आगे। पहली लाइन देखिए इसमें, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर ईजी टू इवेल्युएट बाय केस कंट्रोल स्टडी, जो हम पीछे पढ़ कर आए, बट प्रेडिक्टिविटी रिक्वायर्स दैट द सब्जेक्ट आर फॉलोड अप टिल सच टाइम दैट द डिसीज स्टेटस इज कन्फर्म्ड एज प्रेजेंट और एब्सेंट। अब देखिए प्रिडिक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका जो टेस्ट है वो कितना प्रिडिक्टिव है, इसका मतलब आपको फॉलोअप लेने पड़ेंगे बार बार पेशेंट के डिसीज़ के स्टेटस के कि अब डिसीज़ उसको प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो इस चीज़ के लिए आप जो है बेस रूल यूज़ करते हैं। फिर इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो देखिए, इफ़ प्रिवलेंस इज नोन प्रेडिक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अगर आपको प्रिवलेंस पता है किसी चीज़ का मतलब पॉपुलेशन में कितना प्रिवलेंस है, तो आप प्रेडिक्टिविटी को सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसी के बाद देखिए, based on confirmed cases sensitivity and specificity are easy to obtain and these then help to calculate diagnostically important predictivities with the help of Bayes rule। अब यहाँ पर देखिए आपके जो confirmed cases हैं, जैसे हमें पता ही है कन्फर्म्ड पॉजिटिव हैं या फिर कन्फर्म्ड है नेगेटिव हैं। तो अगर कन्फर्म्ड पॉजिटिव हुए तो सेंसिटिविटी आप यूज़ करेंगे और कन्फर्म नेगेटिव हुए तो वह स्पेसिफिसिटी आप यूज़ करेंगे। तो ये जब दोनों चीज़ आप यूज़ कर लेंगे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, फिर आप जो है आगे की जो है डिसीज़ को डायग्नोस्टिकली मतलब आप जो है उसको कैसे डायग्नोस कर रहे हो उस डिसीज़ को, कि डायग्नोसिस जो है फाइनल डायग्नोसिस हमारा क्या होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेडिक्टिविटी, या फिर प्रेजेंट है डिसीज़ या फिर एब्सेंट है। तो वो हमारा हम जब उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम बेस रूल लगाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि केस कंट्रोल स्टडी में हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को इवेल्युएट करते हैं या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं, और जो प्रेडिक्टिविटी जो होगी हमारी इवेल्युएट होगी बेस रूल्स के थ्रू। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 221, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ स्टडीज़ ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्टार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम क्वेश्चन देंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट को रिपोर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट। तो स्टडीज़ फोकस्ड ऑन फाइंडिंग प्रेडिक्टिविटी ऑफ अ न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट नीडेड टू फॉलो अ प्रोटोकॉल कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी, यानी स्टार्ट। तो आप ये इसमें प्रेडिक्टिविटी जो वर्ड है इसको भी आप जो है बॉक्स में बना लीजिएगा। क्वेश्चन प्रेडिक्टिविटी के लिए भी आ सकता है कि किसी भी न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट की प्रेडिक्टिविटी को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो किस चीज़ का आप कौन सी
जो है रिपोर्टिंग जो आपकी गाइडलाइंस होंगी वो होगी स्टार्ड के बारे में। दिस इंक्लूड अ फ्लो चार्ट एंड अ 25 पॉइंट चेकलिस्ट ऑफ व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑन द वैलिडिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि स्टार्ड आपका किस लिए यूज़ होता है। फिर आ जाइए इसी में नीचे डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड एंड कंपैरिजन ऑफ टेस्ट जहाँ पर लिखा है, इसी में आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन, अ डिसीजन रिगार्डिंग विच थ्रेशोल्ड शुड बी यूज डिपेंड ऑन वेदर आइडेंटिफाइंग अ डिसीज पॉजिटिव प्रेडिक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूडिंग द डिसीज नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अ स्क्रीनिंग टेस्ट शुड हैव हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी वेयर एज कंफर्मेटरी टेस्ट शुड हैव हाई पॉजिटिव प्रेडिक्टिविटी। अब देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट जब होता है उसका हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी होना चाहिए, मतलब वो टेस्ट जो है आपका नेगेटिव आना चाहिए तभी वो स्क्रीनिंग हुआ। और कन्फर्मेटरी टेस्ट कब होता है, जब आपका कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है कि हाँ इसको जो है आपका इसको जो है डिसीज़ प्रेजेंट है, कंफर्म है कि इसको ये डिसीज़ प्रेजेंट है, तो वो होता है हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट जब होता है जब आपका जो है रिजल्ट नेगेटिव आता है कि स्क्रीनिंग हो गया, इसको स्क्रीनिंग से ही बाहर कर दीजिए, ये जो नेगेटिव है इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा ही बाहर कर दीजिए कि इसको डिसीज़ नहीं है, इसको फर्दर जो है आगे कोई भी एग्जामिनेशन की या फिर कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो होता है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, आपने कंफर्म कर लिया कि इसको ये डिसीज़ है, उसके बाद जो है आप उसको फर्दर टेस्ट के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, स्क्रीनिंग मतलब आप पहले ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिविटी के लिए देखा जाता है और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो पॉजिटिविटी के लिए देखा जाता है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है। फिर इसमें आप आ जाइए जो हमारा पेज नंबर 222 है, इसमें आपका जो एक टेबल बनाई हुई है इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव को और ऐसे करके। फिर इसी में नीचे देखिए सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट इज इक्वल टू A/A+C। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है A/A+C, स्पेसिफिसिटी का है D/B+D और इनहेरेंट वैलिडिटी का है A+G/N। तो ये आपको याद रखना है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी तो आप जो है याद रखिएगा ही, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे टेबल बना के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला इन चारों में से क्या है, या फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट आप जो है इन चारों में से क्या किस चीज़ को मानेंगे। तो आप ये जो टेबल है ये भी याद रखिएगा और इनका जो फॉर्मूला है वो भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है पेज नंबर 223। ROC कर्व जो है आपका मतलब एक कर्व बनेगा जिसमें आप जो है आपका जो वैलिडिटी है या सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी सिर्फ वो दिखाने के लिए ROC कर्व बनता है। ROC की फुल फॉर्म है रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो आपकी थर्ड लाइन है ऊपर से वहाँ पे लिखा हुआ है रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसी में आगे लिखा है ROC कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। तो आप जब कर्व बनाएंगे सेंसिटिविटी का मतलब सेंसिटिविटी को प्लॉट करना है उस कर्व में, तो एक होगा हमारा ट्रू पॉजिटिव और एक होगा हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन होगा ट्रू पॉजिटिव का और फॉल्स पॉजिटिव का। सिर्फ आपको ROC में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 224 पर। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर से फोर्थ लाइन, इट इज़ कंसिडर्ड एक्सीलेंट, मतलब ROC कर्व के बारे में बता रखा है, या इट इज़ कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द एरिया अंडर कर्व इज 0.90 और मोर एंड गुड इफ द एरिया अंडर कर्व इज बिटवीन 0.80 एंड 0.89। तो ये मतलब आपका जो टेस्ट है उसके बारे में बता रखा है कि आपका जो टेस्ट है कितना वैलिड है, जो भी आप टेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर रहे हो कितना वैलिड है। अगर आपका ROC कर्व 0.90 या फिर उससे ज़्यादा आता है तो कंसिडर्ड जो आपका टेस्ट है वो एक्सीलेंट टेस्ट है। उसके बाद अगर गुड माना जाता है तो 0.80 और 0.89 के बीच में जो है आपका ROC कर्व जो है लाई करता है। फिर इसके बाद द एरिया 0.50 कॉरस्पॉन्ड टू डायगोनल एंड इंडिकेट्स दैट द टेस्ट इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्पफुल। अगर आपका एरिया 0.50 के नीचे आता है, मतलब 0.50 के अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब जो है आपका टेस्ट जो है हेल्पफुल नहीं है आपके डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। इन रेयर केसेस इफ दिस एरिया इज लेस देन 0.50 कंक्लूड दैट द टेस्ट इज मिसलीडिंग। अगर आपका एरिया ROC कर्व जो है 0.50 के अंडर में आता है या फिर उससे कम आता है, तो इसका मतलब आप जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, आपने जो टेस्ट यूज़ करा है वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है या फिर बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब जो आपका टेस्ट है वो मिसलीडिंग है, वो उस डिसीज़ के लिए है ही नहीं। फिर इसके बाद देखिए जो इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ जो है उसी में फर्स्ट लाइन देखिए, ROC एज डिस्क्राइब्ड अबव इज़ फॉर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड नॉट फॉर प्रेडिक्टिविटी। से बहुत इंपॉर्टेंट है, ROC कर्व जो है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए होगा, प्रेडिक्टिविटी के लिए नहीं होगा। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 225।
इसमें नीचे लिखा है रिलेटिव रिस्क, इसको आप बिलाल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं दिया हुआ जितना कि बिलाल में दिया हुआ है, इसको आप वहीं पे बहुत अच्छा सा समझ सकते हैं। फिर आ जाइए आप ऑड्स रेशियो पेज नंबर 226 पे, इसके ऊपर भी आप बिलाल लिख लीजिए, इसको आप बिलाल से पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे उसके फॉर्मूलेस भी अच्छे दिए हैं। फिर आप आ जाइए इसमें पेज नंबर 228 पे जो ऊपर बॉक्स बना है, इसमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क लिखा है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क डिफरेंस, इतना आपको याद रखना है। फिर इसी में नीचे एट्रीब्यूटेबल रिस्क के बारे में लिख रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द रिस्क इन एक्सपोज सब्जेक्ट एंड अनएक्सपोज सब्जेक्ट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो जो रिस्क डिफरेंस की डेफिनेशन है वही हमारा एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है, इसके आगे आपको कुछ नहीं देखना। फिर आ जाइए आप नंबर नीडेड टू ट्रीट, मतलब जितने आपको पेशेंट मिले हैं जिनका आप टेस्ट जो है डायग्नोसिस जो है पॉजिटिव आ गया है, मतलब जो आपके डिसीज़ कंफर्म हो चुका है, उनको आपको ट्रीट करना है, वही हमारा नंबर नीडेड टू ट्रीट होता है, NNT। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर नंबर 10 भी ख़त्म हो गया है। जो चीज़ आपको बिलाल से पढ़नी है, स्पेसिफिकली बिलाल वाली बुक से पढ़नी है, वो मैंने बता दी है, उसको आप यहाँ से बिल्कुल मत पढ़िएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप जो है बिलाल वाला मैटर भी भूल जाएंगे। बाकी चीज़ें जो इसमें बिलाल वाली बुक से अलग है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई दी है, क्योंकि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ये चीज़ें बिलाल में नहीं दी हुई है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ROC कर्व नहीं दिया हुआ है वहाँ पर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंसिडेंस और प्रेवलेंस बिलाल में दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी रिस्क रेशियो, रिलेटिव रिस्क और ऑड्स रेशियो ये भी आप बिलाल में ही देखिएगा। तो आज जो है चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।